फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के चैप्टर 5 पार्ट 1 के बारे में, जिसमें हम लोग बात करेंगे डिफेंसिव इन्वेस्टर एंड कॉमन स्टॉक, यानी कि रक्षात्मक निवेशक और सामान्य स्टॉक। दोस्तों, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानने की ये कोशिश करते हैं कि ग्राहम साहब जो है वो डिफेंसिव इन्वेस्टर को क्या सलाह देते हैं कि कॉमन स्टॉक के प्रति उनका रवैया कैसा होना चाहिए। इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, सामान्य स्टॉक निवेश लाभ, यानी कि सामान्य स्टॉक जो कॉमन स्टॉक है उसमें इन्वेस्ट करने के क्या लाभ होते हैं और क्यों कॉमन स्टॉक में इन्वेस्ट करना बेहतर होता है। दोस्तों, ग्राहम साहब ने 1949 में उन्होंने जो द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के एडिशन लिखा था, उसमें वो कहते हैं कि 1949 में हमने सामान्य स्टॉक के लिए जो वृद्धि की थी वह दो मुख्य बिंदुओं पर आधारित थी। कौन से दो बिंदु थे? पहला यह कि उन्होंने मुद्रास्फीति के कारण निवेशकों के डॉलर के क्षरण के विरुद्ध पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की थी, यानी कि जो कॉमन स्टॉक थे वो इन्फ्लेशन को बीट करने में कामयाबी हासिल किए थे, जबकि बॉन्डों में कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की गई थी, यानी कि बॉन्ड जो थे वो मुद्रास्फीति को बीट करने में नाकाम रहे थे। सामान्य शेयरों का दूसरा लाभ यह है कि इसमें निवेशकों को वर्षों में औसत रिटर्न अधिक मिलता है, यानी कि अगर आप डिफेंसिव इन्वेस्टर हैं और कॉमन स्टॉक आप सिलेक्ट करते हैं, लंबे समय तक उस कॉमन स्टॉक में बने रहते हैं, तो फिर आपके जो रिटर्न है वो अधिक आपको मिलता है बॉन्ड की तुलना में। इसका कारण अच्छे बॉन्डों से प्राप्त होने वाले लाभ से अधिक औसत लाभांश तथा अविभाजित लाभ के पुनर्निवेश के परिणाम स्वरूप वर्षों में बाजार मूल्य में वृद्धि की अंतर्निहित प्रवृत्ति थी। ग्राहम साहब का ये कहना है, इसकी का वजह क्या है कि जो अच्छे बॉन्ड है जिससे लाभ मिलता है उससे अधिक लाभ कॉमन स्टॉक से मिला। और इसकी वजह क्या थी कि कॉमन स्टॉक जो है वो लाभांश देते हैं, डिविडेंड देते हैं, और जो अविभाजित लाभ है, यानी कि जो लाभ को विभाजित नहीं किया गया, डिविडेंड के रूप में बांटा नहीं गया, तो वो पुनर्निवेश करके कंपनी जो है शेयरों का जो मूल्य है वो बढ़ा देती है, और इस तरह से जो इन्वेस्टर है उसको अच्छा खासा फायदा हो जाता है। लेकिन यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है कि जो कॉमन स्टॉक है वो किसी भी कीमत पर खरीदने लायक नहीं होते हैं, यानी कि यदि शेयर खरीदार अपने शेयरों के लिए बहुत अधिक कीमत चुकाता है तो उसे ये लाभ नहीं मिल पाएंगे, यानी कि ये जो लाभ है उन्हीं को मिल पाएंगे जो नीचे के भाव पे शेयरों को परचेज करते हैं। जब मार्केट गिरता है तभी कॉमन स्टॉक परचेज किया जाता है, तो फिर इस तरह का लाभ एक इन्वेस्टर को मिलता है। सामान्य स्टॉक के लिए घटक के जो नियम है वो क्या है? सामान्य स्टॉक घटक के लिए नियम क्या है? तो उसमें पहला ये है कि विविधीकरण पर्याप्त होना चाहिए, यानी कि आपका जो पोर्टफोलियो है उसका डाइवर्सिफिकेशन पर्याप्त होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि एक ही स्टॉक में सारा पैसा लगा दे और अगर कंपनी डूब गई
तो फिर आपका पैसा भी डूब गया। इसलिए ग्राहम साहब कहते हैं कि विविधीकरण पर्याप्त होना चाहिए, यानी कि डाइवर्सिफिकेशन पर्याप्त होना चाहिए, यद्यपि अत्यधिक नहीं। लेकिन जरूरत से ज्यादा भी डाइवर्सिफिकेशन से आपको नुकसान हो सकता है। इसका अर्थ है कम से कम 10 विभिन्न स्टॉक, यानी कि डाइवर्सिफिकेशन आप करते हैं तो मिनिमम 10 कंपनियों के स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए जो अलग अलग सेक्टर से बिलोंग करती हैं, और अधिकतम 30 और ज्यादा से ज्यादा 30 कंपनियों को शेयर आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। 10 से कम अगर आप शेयर अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं तो फिर वहां भी आपका रिस्क बढ़ जाता है, और 30 से ज्यादा भी आप शेयर अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं तो फिर आपके जो रिटर्न है वो कम हो जाते हैं। तो इसलिए ग्राहम साहब कहते हैं कि पर्याप्त डाइवर्सिफिकेशन होना बहुत जरूरी है आपके पोर्टफोलियो के लिए। दूसरा ये है कि चयनित कंपनी बड़ी, प्रमुख और रूढ़िवादी रूप से वित्त पोषित होनी चाहिए, यानी कि एक जो अगर वो कोई कंपनी सेलेक्ट कर रहा है तो कंपनी बड़ी होनी चाहिए। बड़ी कंपनी में रिस्क कम हो जाते हैं। प्रमुख होना चाहिए, यानी कि मेन कंपनी होना चाहिए, और कंजर्वेटिवली फाइनेंस होनी चाहिए। ऐसी कंपनी को आप सेलेक्ट करते हैं तो फिर आपके लॉस होने के चांसेस कम रहते हैं। तीसरा है प्रत्येक कंपनी के पास निरंतर लाभांश भुगतान का एक लंबा रिकॉर्ड होना चाहिए। जो कंपनी आप सेलेक्ट कर रहे हैं उस कंपनी को का जो लाभांश है, यानी कि जो डिविडेंड है, उसका देने का एक लंबा रिकॉर्ड होना चाहिए। ऐसे कंपनी को आप सेलेक्ट करते हैं तो कहीं न कहीं आपको फायदा मिल सकता है। चौथा है निवेशकों को किसी शेयर के लिए औसत कमाई, उसका जो औसत कमाई है के संबंध में भुगतान की जाने वाली कीमत पर कुछ सीमा निर्धारित करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी स्टॉक किसी भी कीमत पे खरीदने के लायक है, उसके लिए कुछ सीमा निर्धारित करना चाहिए। उदाहरण के लिए पिछले 7 वर्षों के जो उसका इनकम है उसका औसत निकाल के आप ये निर्धारित कर सकते हैं कि कंपनी ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। हमारा सुझाव है कि यह सीमा औसत आय का 25 गुना निर्धारित की जाए। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को लाइक कर दे। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।